Hello everyone, welcome to EduChants. Today we'll discuss about the trends in technology as well as instruction. ये क्लास थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, इसमें बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी बेस्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं और उसको क्या क्या चीजें जो है टेक्नोलॉजी ऐड करता है ताकि हम लर्निंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का नाम सुनते ही हमें लगता है कि ये बिहेवियरिज्म का एक टर्म है। आउट ऑफ बिहेवियरिज्म द कॉन्सेप्ट हैज ग्रोन अप। ये कॉन्सेप्ट जो है ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जैसे रोबोट्स होते हैं। प्रोग्राम का मतलब कुछ प्रीफिक्स्ड आइडियाज होते हैं, प्रीफिक्स्ड कमांड्स होते हैं। ठीक है, जो भी प्रोग्रामिंग हम करते हैं, जो भी प्रोग्राम्स की बात हम करते हैं, बेसिकली अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्राम का मतलब होता है कुछ प्री डिफाइंड या फिर प्री फिक्स्ड कुछ कमांड्स होते हैं जो ये कंडक्ट कराता है। से फॉर एग्जांपल आप लोग कैलकुलेटर, मोबाइल, कंप्यूटर जो भी यूज करते हो, यहाँ पे जब आप 2+2 का कमांड देते हो तो ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होता है कि इस तरीके का जब भी कमांड आएगा तो इसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे एवरीथिंग इज प्री फिक्स्ड। एटीएम में जाते हो, वो आपको पूछता है लैंग्वेज क्या लेना है और आपका कोई भी दो नंबर दबाइए, उसके बाद आप कितना पैसे ड्रॉ करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद आप पासवर्ड देते हो। स्क्रीन पे आपका मतलब जो पेमेंट का जो डिटेल लिखना है, क्या क्या आपको बैलेंस दिखना है, क्या ये सब पूछा जाता है। तो एवरीथिंग इज प्लान्ड, प्रोग्राम्ड। ठीक है, तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ कि जो हम अभी पढ़ा रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इट इज प्रोग्राम्ड, यानी कि इट इज प्री प्लान्ड। अगर पहले से प्लान किया हुआ है, रिकॉर्ड किया गया है कि क्या करना है, उस हिसाब से, मतलब कि जैसे मशीन होता है, इट इज अ काइंड ऑफ मशीन लर्निंग। क्यों हम लोग जब भी कोई प्लान कर लेते हैं कि प्लान ये मेरा है कि जब भी आप यहाँ पे बटन दबाओ तो ये अपने आप बोलने लगेगा। जो रोबोट्स कंप्यूटर होते हैं या फिर रोबोट टीचर्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब कुछ ऐसे ही चलता है, प्रोग्राम से चलता है। ए प्रोग्राम इज रिटन ओवर हियर, यानी कि ये पहले से इसे बताया गया है आपको क्या करना है। जब आप इसे स्टार्ट करते हो तो ये अपने आप बोलने लगता है। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन वेयर लर्नर्स कैन कंट्रोल द लर्निंग प्रोसेस इजीली विदाउट इंस्ट्रक्टर। अभी मैंने क्या कहा कि रोबोट्स जैसा या फिर कंप्यूटर जैसा होता है, जहां पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज प्रीफिक्स्ड, देयर इज नो नीड ऑफ इंस्ट्रक्टर। आपको बस क्या करना है, जब आप एटीएम में जाते हो वहां पे कोई बैंकर नहीं होता है, वो आपको जो पूछता है आप वो बटन दबाते हो और वो आपके कार्ड को रीड करता है, आपके अकाउंट के साथ लिंक करता है, वहां से पैसा निकालता है, आपके अकाउंट से वो डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, सो एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, एवरीथिंग इज प्री फिक्स्ड। इट इज अ काइंड ऑफ ऑटोमेटेड लर्निंग, ऑटोमेटिक लर्निंग ये होता है। ठीक है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज अ स्ट्रेटजी फॉर सेल्फ लर्निंग। ये सेल्फ लर्निंग है, ये अपने आप कहीं पे भी जैसे भी आप कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े एप्लीकेशंस डेवलप हो गए हैं। से फॉर एग्जाम्पल आप कहीं से ऑनलाइन कोचिंग लेते हो या फिर बड़े से प्लेटफॉर्म पे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। ठीक, तो जो प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो उस प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि आप अपना लॉगिन करते ही आपको अपना डैशबोर्ड शो कर देगा। वहां पे आपने क्या आज तक कितना घंटा पढ़ाई किया है, क्या क्या मॉड्यूल आपने कंप्लीट कर लिया है, वो आपको शो हो जाएगा। जो आपका टेस्ट होगा वो आपको शो हो जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका रॉन्ग एंड राइट रिस्पॉन्सेज दिखा देगा, स्कोर भी दिखा देगा, सही रिस्पॉन्स भी दिखा देगा। सो इट इज लाइक अ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन वेयर एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। ये पहले से ही करके रखा गया है, जो भी आएगा लॉग इन करेगा उसको यही शो होगा। It provides such a type of resource material through printed or software form which is prepared in a pre-planned and controlled way to promote individual instruction with learner's own pace। बच्चा जब भी चाहे अपने हिसाब से, स्लो हो चाहे फास्ट हो, वो अपने से पढ़ सकता है, किसी की जरूरत यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे जो रिसोर्सेस मटेरियल यूज होते हैं, देखिए बहुत सारे डिबेट आपने अटेंड किया होगा या फिर सुना होगा, कैन कंप्यूटर टीचर्स और आर्टिफिशियल टीचर्स रिप्लेस ह्यूमन टीचर्स, ये बहुत सारे आपने डिबेट वगैरह देखा होगा। तो ये इसका एक आउटपुट है, एक यहाँ पे डिबेट चल रहा है कि क्या जो कंप्यूटर है या फिर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कैन रिप्लेस ह्यूमन टीचर्स, ह्यूमन इंस्ट्रक्टर, क्या रिप्लेस कर सकता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि जो टीचर होता है, ह्यूमन टीचर होता है, वो अपने लर्निंग मटेरियल्स अपने साथ खुद लाता है, या तो खुद प्रिपेयर करके, या तो खुद मतलब अडॉप्ट करके, या खुद कहीं से परचेज करके, जो भी करके वो आपके लिए लाता है, दैट इज सूटेड फॉर द चिल्ड्रन। ठीक है, क्लासरूम के हर एक बच्चे के लिए जो सूटेड होता है वो वहां पे लाता है, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में हो, चाहे वो ड्राइंग फॉर्म में हो, कुछ भी।
लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया जाता है वहां पे कुछ प्रिंटेड फॉर्म में या तो कुछ सॉफ्टवेयर के फॉर्म में आपको प्री प्लान्ड जो है मटेरियल्स मिल जाएंगे। अब देखिए जो टीचर होता है, ह्यूमन टीचर होता है, वो अपने क्लासरूम को कैसे मैनेज करेगा। जो कुछ क्लासेस में कुछ अनहोनी हो जाता है, मतलब कुछ अनफोर्सिन सिचुएशंस हो जाते हैं, तो जो ह्यूमन टीचर होता है वो उसको मैनेज कर सकता है। तो क्या वही चीज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में हो सकता है? नहीं हो सकता है। से फॉर एग्जाम्पल किसी के क्लास में किसी को प्रॉब्लम हो जाता है, वो क्लास के खत्म होने से पहले वो क्लास छोड़ के जाना चाहता है और आप उसे अलाउ करते हो क्योंकि वो इमरजेंसी सिचुएशन में है, क्योंकि आप समझते हो कि इसका इमरजेंसी कितना है, आप उसको अलाउ करते हो, अटेंडेंस भी दे देते हो। लेकिन क्या ये चीज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में हो पाएगा? क्योंकि कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग ये आपकी बात नहीं सुनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस की बात करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस की बात करेगा। ठीक है, तो कुछ ड्रॉबैक्स है। यहाँ पे कहा गया रिसोर्स मटेरियल जो प्रिंटेड फॉर्म में और सॉफ्टवेयर के फॉर्म में आपको दिए जाएंगे, विच इज प्री प्लान्ड, विच इज कंट्रोल्ड। जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो, जब आप नेट का एग्जामिनेशन दिए होंगे, तो वहां पे आप जब जाते हो, आप सोच रहे होगे तो थोड़ा सा सर 1 मिनट अलाउ कर दीजिए, बस मुझे कंक्लूजन लिखना है। एग्जाम जब पेपर लिखते हो तो सर को रिक्वेस्ट करके, मैडम को रिक्वेस्ट करके आप लिख देते हो। लेकिन क्या कंप्यूटर एग्जाम में ये होता है? नहीं होता है। ऑटोमेटिकली वो क्लोज होता है, सबमिट हो जाता है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटेड होता है, कंट्रोल्ड होता है। समझ में आ गया प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन? इट इज प्रिपेयर्ड टू प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग दैट हेल्प्स द लर्नर टू लर्नर बियॉन्ड फॉर्मल एजुकेशन विद एडिशनल एडवांटेज ऑफ सेल्फ पेस, प्रैक्टिस, सेल्फ इवैल्यूएशन, मोटिवेशन। ये इसलिए करा गया क्योंकि देखिए आपको अगर पढ़ना है, या तो कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा या तो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन वहां पे डेली जाना पड़ेगा, वहां पे क्वेश्चन मतलब एग्जाम अटेंड करना पड़ेगा, क्लास अटेंड करना पड़ेगा, लेक्चर सुनने पड़ेंगे, असाइनमेंट्स देने पड़ेंगे। लेकिन लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो करना चाहते हैं एट देयर ओन प्लेस, मतलब घर पे कहीं कोई, मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे यूपीएससी टॉपर्स भी हैं जो बात करते हैं कि हम काम करते करते, अपना जॉब करते करते भी पढ़ाई करते थे। दैट मीन्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग। कोई मैंने ऐसा एक सुना था, केरला में एक कूली थे, कूली जो दूसरों का सामान उठाते हैं ट्रेन से, तो वो भी अपने मोबाइल से जो वाईफाई कनेक्ट करके वो यूट्यूब से सुन सुन करके वो यूपीएससी ऑफिसर बन गए थे। यानी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब है एट योर ओन पेस, एट योर ओन प्लेस, एट योर ओन कन्वीनियंस, आप कहीं पे भी कभी भी पढ़ाई कर सकते हो। फॉर दैट पर्पस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज नीडेड। तो ये किससे मदद करता है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए मदद करता है। मतलब कि आप फॉर्मल एजुकेशन में अगर अटेंड नहीं कर पाते हो, अभी बहुत सारे स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर देते हैं हायर एजुकेशन से क्योंकि उनको जॉब की जरूरत है। जब वो जॉब करते करते अगर पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस ये एक मेथड उनके लिए हो सकता है। इसमें और कुछ एडवांटेजेस हैं, लाइक सेल्फ पेस, मतलब कि कोई स्लो लर्नर है, कोई क्विक लर्नर है, इससे कोई मैटर नहीं करता, वो अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकता है। स्लोली पढ़ना चाहता है, जैसे यूट्यूब में आप क्या करते हो, 0.5x में भी पढ़ सकते हो, 1x यानी जो नॉर्मल मोड में पढ़ सकते हो, 1.5x 2x करके पढ़ सकते हो, अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकते हो। प्रैक्टिस मतलब बार बार उसे प्ले कर सकते हो, अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो आप बैक करते हो, फिर से वही सुनते हो, जो कि लाइव क्लासरूम में नहीं होता है। सेल्फ इवैल्यूएशन, आपका खुद का इवैल्यूएशन होता है, जैसे कि गूगल फॉर्म में हम लोग आपका एग्जामिनेशन लेते हैं, तो आप अपना इवैल्यूएशन खुद कर सकते हो, कितना करेक्ट हुआ, कितना इनकरेक्ट हुआ, कौन सा गलत था, कौन सा सही था, ये आप खुद का इवैल्यूएशन कर सकते हो और मोटिवेशन आपको मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे होते हैं। Originally, it was introduced in the mid 1950s by the behaviorist B.F. Skinner. B.F. Skinner is regarded as the father of programmed instruction and is a system whereby the learner used specially prepared books or equipments to learn without a teacher. Here, teacher is not present. The learner itself learns by प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे सब कुछ सेट किया हुआ है, आप यहाँ पे बैठो और अपने पेस के हिसाब से जब भी चाहो, जहां भी चाहो, जैसे भी चाहो आप पढ़ सकते हो। जैसे कि आप लोग दिन में पढ़ते हो, बैठे बैठे पढ़ते हो, जब रात को आप सोते हो तो आप क्या करते हो? सोते सोते आप मोबाइल से सुनते हो, सुन सुन के आप पढ़ते हो। पढ़ाई कम होता है, सोना ज्यादा हो जाता है, मतलब सो जाते हो पढ़ते पढ़ते। इसका मतलब है आप कहाँ बैठे हो, कहाँ किस टाइम में पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर। ठीक है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ये सारी सुविधाएं आपको देता है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इट इज वेरी लाउड एंड क्लियर कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले हैं, क्योंकि लाइफ लर्निंग लर्निंग को ये मोटिवेट कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, टू हेल्प स्टूडेंट फॉर लर्निंग बाय डूइंग, यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग हो सकता है डेफिनेटली, राइट। टू प्रोवाइड द सिचुएशन टू लर्न एट देयर ओन स्पीड, ओन पेस। ठीक है, अपने स्पीड के हिसाब से वो पढ़ सकते हैं, अपने सिचुएशन के हिसाब से पढ़ सकते हैं।
हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न विदाउट द प्रेजेंस ऑफ टीचर। टीचर मतलब बहुत ही सारे कंप्लेन करते हैं ना कि यहाँ हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, टीचर क्लास नहीं आते, कैसे पढ़ाई करेंगे। तो उनके लिए ये एक सब्स्टिट्यूट है कि टीचर के बिना भी आप पढ़ सकते हो। टू प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को अलग अलग से इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मिलता है, क्योंकि ये डिजाइन ही ऐसा कुछ किया गया है। जो स्लो लर्नर होगा वो अपने हिसाब से पढ़ पाएगा, जो नॉर्मल जो पढ़ सकता है उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन होता है, जो बहुत ही टैलेंटेड यानी गिफ्टेड है उनके लिए भी अलग से इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो अपने हिसाब से। मतलब कि कंप्यूटर में जैसे होता है ना कि आप लोग जो कभी भी गेम खेलते होंगे, कोई अगर जल्दी गेम को क्रॉस कर लेता है तो दूसरा स्टेज आ जाता है, कोई अगर नहीं क्रॉस कर पाता है तो वही स्टेज पे रुका होता है, जब वो स्टेज क्रॉस करेगा उसके लिए दूसरा स्टेप फिट किया गया है। यानी कि आप अगर जल्दी कर लेते हो तो दूसरे पड़ाव में चले जाते हो, अगर स्लो करते हो तो दूसरे पड़ाव में नहीं जाते हो। ठीक है, उस हिसाब से होता है। टू लर्न लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ मटेरियल इनटू स्मॉल स्टेप्स, यानी कि आपका यहाँ पे जो मटेरियल है ये आपको समझ में आ जाएगा कि वन आफ्टर अनदर। जब आप पहले मॉड्यूल को खत्म करते हो तभी आप दूसरे मॉड्यूल में जाते हो, देन तीसरे मॉड्यूल पे जाते हो। ठीक है, मतलब कि लेवल 1 क्रॉस करने के बाद लेवल 2, देन लेवल 3। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं आपको करने के लिए, जब आप करोगे तब आपको लर्निंग आउटपुट मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपको जब मॉक टेस्ट देते हो, मान लीजिए कहीं पे मॉक टेस्ट दे रहे हो आप लोग, ठीक है, मॉक टेस्ट देते वक्त आप 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करते हो। ठीक है, चूज करते ही हियर यू आर डूइंग समथिंग, यानी यू आर अपियरिंग फॉर द टेस्ट। when you appear for the test, when you click on the option, it shows it like correct or incorrect, but it shows simultaneously, it shows what is the correct answer। ये करेक्ट आंसर शो करता है। जब आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे क्लिक करते हो, एक्सप्लेनेशन पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन करेगा व्हाई इट इज द राइट आंसर। ठीक है, वो क्या कर रहा है आपको, आप जब कुछ करोगे यानी व्हेन यू टेक सम इनिशिएटिव, इट विल शो द प्रोग्राम्ड लर्निंग और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन दैट इज ऑलरेडी प्री प्लान। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ करना पड़ेगा। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब नहीं है हमेशा कि हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, यानी कि वर्कशॉप जैसा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जैसा, ऐसा नहीं है। बट द स्टूडेंट इटसेल्फ, मतलब यहाँ पे कोई और नहीं करेगा आपके लिए, स्टूडेंट खुद करेगा यहाँ पे, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं करेंगे, टीचर्स तो होगा ही नहीं, तो करेगा कौन, करेगा टीचर। जब आप पढ़ोगे, जब आप असाइनमेंट सबमिट करोगे, वो स्टोरी आपने सुना होगा, हमने भी पढ़ा था कि स्कूल में एक जो 2050 का क्लासरूम कैसा रहेगा, कि बच्चा अपने रूम में चला जाएगा, अपने आप को बंद कर लेगा, कंप्यूटर ऑन करेगा, वहां पे कंप्यूटर टीचर कहेगा हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, मतलब आपका नाम लेकर के बोलेगा कि गुड मॉर्निंग सो एंड सो, कि आप अपना असाइनमेंट सबमिट करें। वहां पे एक जैसे सीडी इंसर्ट करने के लिए एक पॉइंट होता है, वैसे ही आप अपना असाइनमेंट सबमिट करोगे, वहां पे करेक्ट या फिर इनकरेक्ट जो भी दिखा देगा, फिर टाइम से आएगा, टाइम से जाएगा। ठीक है, और वहां पे कोई आपका फ्रेंड नहीं होगा वगैरह वगैरह। इसका मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट सब कुछ अपने आप कर रहा है, असाइनमेंट खुद सबमिट कर रहा है, कंप्यूटर खुद ऑन कर रहा है, यहाँ पे जो असाइनमेंट उसने लेना है, नोट करना है, वो खुद कर रहा है, क्वेश्चन खुद पूछ रहा है। ठीक है, सब कुछ अपने आप कर रहा है। लर्निंग बाय डूइंग, इट इज ऑटोमेटेड। ठीक है, जैसे मैंने कहा एटीएम में आप जाते हो, खुद खुद सब कुछ करते हो, मतलब कार्ड स्वाइप करते हो, पासवर्ड देते हो, क्लिक करते हो, पैसा कलेक्ट करते हो, फिर क्लियर करके आते हो, सब कुछ आप ही करते हो। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन इज टू प्रेजेंट द मैटर तो प्रेजेंट द मैटर इन अ लॉजिकल मैनर। यहाँ पे जो मैटर होगा वो एक लॉजिकल मैनर में होगा, यानी कि एवरीथिंग इज इन अ लॉजिकल एंड सीक्वेंशियल मैनर। क्यों लॉजिक, क्यों, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे स्टेप 1 कंप्लीट होगा, यानी इजी स्टेप कंप्लीट करोगे तभी डिफिकल्ट स्टेप की ओर आप जाओगे। ठीक है, लेवल 1 देन लेवल 2, इस तरीके से। टू स्टडी बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, टू इवेलुएट हिमसेल्फ बाय हरसेल्फ, यानी कि यहाँ पे आप खुद को इवेलुएट कर रहे हो, खुद ही स्टडी कर रहे हो अपने आप। सेल्फ स्टडी, सेल्फ इवेल्युएशन सब कुछ होता है। टू कंपेयर हिज और आंसर विद द की, आंसर की जब निकलता है तो आप क्या करते हो, अपने रिस्पॉन्स के साथ और आपका जो आंसर की है उसको आप मैच करते हो, वेदर माई रिस्पॉन्स इज करेक्ट और नॉट, इसे आप मैच करते हो। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल हो पाएगा कि आप अपने मतलब आंसर को आंसर की के साथ मैच करो। तो आप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को फ्यूचरिस्टिक क्लासरूम मान के चलिए। फ्यूचरिस्टिक क्लासरूम में बच्चे क्लासरूम में नहीं बैठेंगे, क्लासरूम नहीं होगा, सब कुछ ऑटोमेटेड होगा, सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड होगा। जो भी आप क्लिक करोगे वहीं पे आपका सब कुछ इन द फिंगर टिप्स, जैसे कहते हैं ना, वैसे फिंगर टिप्स पे ही लर्निंग होगा आपका। ठीक है,
प्रोग्राम लर्निंग सबको क्लियर हो गया? अगर क्लियर है तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम लर्निंग का टाइप्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, फाइन। बाकी सभी को बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसमें ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है, बस मुझे एक लाइन में आप लोग लिख के बताइए, एक लाइन में ही बताइए क्या है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन? सिर्फ एक लाइन में, जो भी है सभी बताइए। यस, कम ऑन एवरीवन। एक ही लाइन में मुझे बताना है, एक ही सेंटेंस में बताना है व्हाट इज प्रोग्राम लर्निंग। आपको क्या समझ में है? मेरे कहने का मतलब है कि आप एग्जाम में कैसे इसको आर्टिकुलेट करते हो, क्योंकि समझ में तो यहाँ पे आ जाता है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो समझने में प्रॉब्लम होता है कि क्या क्वेश्चन है और क्या प्रोग्राम लर्निंग। तो अगर आपने समझा प्रोग्राम लर्निंग क्या है, एक ही सेंटेंस में मुझे बता सकते हो, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आप एग्जाम में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम लर्निंग का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो। प्रतिमा कह रहे हैं लर्निंग थ्रू पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, लेकिन और थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो। लर्निंग थ्रू पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। रामेश्वरी कह रहे हैं सेल्फ बेस्ड लर्निंग, बहुत अच्छे, सेल्फ बेस्ड लर्निंग, यस वेरी गुड। और ये सेल्फ बेस्ड लर्निंग कैसे होता है? क्यों कैसे होता है? बिकॉज इट इज प्री प्लान्ड, इट इज फिक्स्ड, इट इज प्री फिक्स्ड, किसी ने इसे फिक्स किया है, ऑलरेडी सेट किया हुआ है। इसीलिए आप जब क्लिक करते हो या जब भी आप इसको स्टार्ट करते हो तो ये अपने आप आगे बढ़ने लगता है। जैसे मैथमेटिक्स का एक प्रॉब्लम है तो आपको अगर उसका फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पुट करते ही आपका वैल्यू अपने आप निकल के आ जाता है। इट इज प्रोग्राम। यस, ईशानी कह रहे हैं प्रोग्राम लर्निंग इज सिस्टमैटिकली प्री प्लान्ड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। बहुत अच्छे ईशानी, बहुत अच्छे। क्रिस्टल क्लियर हो गया सबको? तो आगे बढ़ते हैं अभी टाइप्स पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हो गया कि आप ये कह सकते हो जब आपका लर्निंग जो है वो बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक होता है, ठीक है। अभी ज्योत्सना में कह रहे हैं इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन होता है, बहुत अच्छे। जीता कह रहे हैं स्टूडेंट इज एक्टिव एंड प्रोसीड्स एट हिज और हर ओन पेस एंड मेथड्स इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, बहुत अच्छे जीता, वेरी गुड। तो अब देखिए, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मतलब ये होता है कि हमने जैसे पैक, गिफ्ट पैक करते हैं, गिफ्ट पैक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने गिफ्ट पैक किया, यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे एक रिबन लगा दिया। इस रिबन को खींचते ही ये आपका गिफ्ट खुल जाएगा और आपको दिखने लगेगा, ऐसे ही होता है। क्लियर? अब इसका दो तरीका है, प्रोग्राम लर्निंग दो तरीके के होते हैं, एक होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, एक होता है आपका ब्रांचिंग। बहुत अच्छे से समझिएगा लीनियर क्या होता है, वेरी सिंपल है। लीनियर का मतलब है जब आप मतलब से फॉर एग्जाम्पल आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और जहां पे भी आप गलती करोगे वहीं से आपका ब्रेक हो जाएगा, फिर से आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप पहला क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आगे जाओगे, दूसरा क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आगे जाओगे, थर्ड क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से पढ़ करके फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। वही अगर मैं थोड़ा सा भी गेम के साथ आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। जब भी आपने कोई गेम खेला होगा, लेवल 1 क्रॉस करने के बाद लेवल 2, लेवल 2 के बाद लेवल 3, अगर आप लेवल 3 फेलियर हो जाते हो फिर से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया? लीनियर में क्या होता है? लीनियर प्रोग्रामिंग लर्निंग में सिक्वेंशियल होता है। यस, वेरी गुड ईशानी, वेरी मच सिस्टमैटिक, वेरी मच सिक्वेंशियल। ये एक लाइन है, आप एक एक जितना बढ़ाओ आप क्रॉस करोगे उतना आगे आप बढ़ोगे, ठीक है। इट इज लीनियर, देखिए एक ही लाइन में है, ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस आप फुलफिल कर रहे हो और यहाँ पे एक सिस्टमेटिकली आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये बीएफ स्किनर ने दिया था। अगर पूछा जाए लीनियर प्रोग्राम लर्निंग के फादर कौन है, बीएफ स्किनर, जो कि इन्होंने सबसे पहले दिया था। बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमने क्या पढ़ा था कि अगर यहाँ पे ये बॉक्स था, स्किनर बॉक्स था, अगर यहाँ पे जो लिवर है इसको मान लीजिए, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है पीजियन का, ठीक है। यहाँ पे पीजियन का एग्जाम्पल हमने लिया है। अगर पीजियन यहाँ पे पैक करता है, पीजियन यहाँ पे पैक करता है तभी उसे खाना मिलता है, ठीक है। पीजियन यहाँ पे पैक करने के बाद खाना मिलता है, यानी कि अगर ये लेवल 1 मतलब लेवल 1 सेटिस्फैक्टरी क्रॉस करता है तभी लेवल 2 में जाता है, देन इट इज पास्ट, ठीक है। द स्टूडेंट इज पास्ट व्हेन ही और शी पुट्स द राइट एफर्ट वेयर इट इज नीडेड, ठीक है। तो ये कंप्लीट करने के बाद आप दूसरे लेवल पे जाते हो। इट इज वेरी सिंपल एज इट इज, ठीक है, क्लियर। अभी आता है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के फादर है नॉर्मन ए क्राउडर। क्राउडर ने ब्रांचिंग प्रोग्राम लर्निंग दिया था, ये लेकिन उतना इजी नहीं। वही सिंपल स्टेप अभी मैं बता रहा हूं। अभी लेवल 1 है,
लेवल 1 आपने क्रॉस कर लिया, लेवल 2 आपने क्रॉस कर लिया, वही एग्जांपल लेते हैं, लेवल 3 में आप क्रॉस नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ ना रेमेडियल मेजर्स मिलेंगे, ठीक है। रेमेडियल मेजर मिलेंगे कि हाउ यू कैन इंप्रूव योर लर्निंग, फर्स्ट सेकंड ऐसे करके आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहीं से आपका जो ब्रांच है ना, यहाँ से ब्रांच निकल के आएगा, फिर यहीं से फिर से ब्रांच निकल के आएगा, जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये भी एक ब्रांच की तरह है, ये मान लीजिए आपका प्रॉब्लम है, देन यू हैव टू सॉल्यूशंस, these two solutions are explained in these two boxes like this। ब्रांचिंग समझ में आ रहा है? ब्रांचिंग में क्या होता है, जब आपका लर्निंग प्रोसीड करता है टू सम स्टेज, टू सम लेवल, इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर, मतलब ये कंटिन्यू चलेगा जब तक आपका सही चल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, या फिर फर्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग, सेकंड लेवल ऑफ लर्निंग, जब तक आपका सही चल रहा है ये आगे बढ़ेगा लीनियर जैसा ही। लेकिन जहां पे आपका गलती हो जाएगा या फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, वहां पे यू विल हैव सम सब्स्टिट्यूशन, यू विल हैव सम सजेशन, ठीक है, ठीक है। जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता है, लीनियर में क्या था, जब आपका गलती हो जाता है वहां से डिसकंटिन्यू हो जाता है, फिर से वापस आप जाते हो, फिर से स्टार्ट करते हो, लेकिन यहाँ पे फिर से आप इसमें आपको थोड़ा सा क्या मिल सकता है, राहत मिल सकता है। अभी मैं बताता हूं, जब आप लोगों ने सेमेस्टर दिया होगा या फिर एग्जाम दिया होगा अपने पढ़ाई में, तो क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका थर्ड सेमेस्टर में एक स्कोर कम आ जाता है, ठीक है, फेल नहीं हुआ लेकिन कम आ जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, यानी यू हैव ऑप्शन व्हेन यू फॉल बैक, जब आप गिर जाते हो तो आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है। क्लियर है? ये ब्रांचिंग क्लियर हो गया, लीनियर एंड ब्रांचिंग। इट इज बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी, क्यों? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या कह रहा है, कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है इन टोटलिटी, कॉन्फ़िगरेशन मींस इन टोटलिटी, कोई भी चीज पार्ट नहीं होता है, एवरीथिंग इज फुल, एवरीथिंग इज होल, एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज अ होल। जब एक पार्ट कंप्लीट नहीं होता है, मतलब पढ़ाई तभी कंप्लीट होगा जब आप ये जो थर्ड सेमेस्टर का आपका बैक पेपर है या फिर जो इंप्रूवमेंट है, इसको आप क्लियर करोगे, फिर आगे बढ़ोगे, देयर इज अ चांस फॉर इंप्रूवमेंट। सो इट टॉक्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी व्हिच इज कंप्लीट, ठीक है, which is a complete or holistic theory which talks about not the part but the whole, ठीक है। ब्रांचिंग, आगे बढ़ेंगे। सिस्टम अप्रोच, कल हम पढ़ रहे थे ना सिस्टम अप्रोच के बारे में, तो इसको और भी डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशन क्या होता है, बेसिकली इट इज अ रैशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एनालाइजिंग द एजुकेशनल प्रोसेस टेक्स एज अ होल, incorporating all its parts and aspect, including the student and teachers, curriculum content, instructional material, instructional strategy, physical environment, evaluation techniques, instructional objectives like this। तो सिस्टम अप्रोच क्या होता है, कल भी मैंने कहा था, सिस्टम, होल सिस्टम, पूरा का पूरा मोबाइल, पूरा का पूरा लैपटॉप जैसा एक सिस्टम होता है, हर एक चीज को लेकर के चलता है, मदरबोर्ड, सीपीयू, फिर जब भी कंप्यूटर की बात करते हैं उसके बाद आपका यूपीएस आता है, डेस्कटॉप आता है, माउस आता है, कीबोर्ड आता है, सब कुछ को जब मिला देते हैं वो सिस्टम बनता है। वैसे ही यहाँ पे हर एक सिस्टम, एजुकेशन एज अ सिस्टम अगर बात करें, तो वहां पे टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, मेथड्स ऑफ लर्निंग, फिजिकल एनवायरनमेंट, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इवैल्यूएशन टेक्निक, सबको जब हम एनालिसिस करते हैं उसको कहते हैं सिस्टम एनालिसिस, ठीक है, यानी सिस्टम अप्रोच ऑफ टेकिंग इनटू द प्रॉब्लम, ठीक है। द सिस्टम अप्रोच फोकसेस फर्स्ट अपॉन द लर्नर, देन कोर्स कंटेंट, then learning experience, then effective media, instructional strategy, etc. Such a system incorporates within itself the ability of proving continuous self correction and improvement। सिस्टम अप्रोच क्या होता है, हमेशा जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं, एज एन इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें, कोई भी इंस्टीट्यूट क्या करता है, जब सिस्टम पे फोकस करता है, यानी हर एक लर्नर का नीड जो है, उसके नीड के आधार पर हम उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं, यानी कि सबसे पहले एक सिस्टम, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम में हम ज्यादा फोकस करते हैं लर्नर को, लर्नर के नीड्स के हिसाब से कोर्स कंटेंट है कि नहीं है, लर्निंग एक्सपीरियंस उसको सही से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, जो मीडिया यूज होता है या फिर जो लर्निंग मटेरियल्स यूज होते हैं, दैट इज इफेक्टिव और नॉट, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी वगैरह वगैरह, ये सब हम वहां पे देखते हैं। द सिस्टम अप्रोच इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग आउटकम, और ये सिस्टम अप्रोच हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, क्योंकि जैसे कि आप कोई गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी को हमेशा आप मंथ टू मंथ चेक कराते हो, देखते हो पेट्रोल सही है कि नहीं है,
प्रेशर है कि नहीं है, गाड़ी में धुआं निकल तो नहीं रहा, माइलेज सही है कि नहीं है, गाड़ी में ब्रेक सही है कि नहीं है, सब कुछ जैसे आप कंटिन्यूअसली चेक करते हो, टोटल सिस्टम चेक करते हो, यानी पूरा गाड़ी चेक करते हो। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे ही ये कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन ऑफ द लर्निंग आउटकम्स है, यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज गेन्ड बाय एनालिसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ इवैल्यूएशन। जब आप ये इवैल्यूएशन करते हो कॉन्टिन्यूअसली, यू गेट सम नॉलेज कि हाँ मेरे गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, तो आप ये जो नॉलेज गेन करते हो रिजल्ट एनालिसिस के बाद, टू सुइटेबली मॉडिफाई द प्लान ऑफ अप्रोच टू अचीव द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। और आप उस हिसाब से इवैल्यूएशन करने के बाद आपको पता चला कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको और भी कैसे बेहतर से हम कर सकते हैं, आपको ये सुझाव मिला और उसके बाद आपने प्लान में कुछ मॉडिफाई किया। यानी सिस्टम अप्रोच का मतलब समझ में आया, टोटल सिस्टम को एनालिसिस करना, इवैल्यूएट करना, जो प्रॉब्लम निकल के आता है, जो सोल्यूशन निकल के आता है, उसे अप्लाई करके हमारा प्लान मॉडिफाई करना, लेकिन हमारा टारगेट हमेशा सेम रहेगा, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। In education we inquire about school management, classroom management. Yes, that is how we do system approach. और system approach में not only the classroom but also the institution itself, पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन को हम एनालिसिस करते हैं। टीचर को एनालिसिस करेंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स एनालिसिस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे, करिकुलम एनालिसिस करेंगे, इवैल्यूएशन सिस्टम एनालिसिस करेंगे। ये सबको जब हम इकट्ठे करेंगे, यानी कि ये सबको जब हम देखेंगे, इसको कहेंगे हम सिस्टम अप्रोच। क्लियर? ओवरऑल एनालिसिस होता है। यस। अब हम चलेंगे स्टेप पे। यहां तक क्लियर हो जाए तो यस लिख दीजिए। ये थोड़ा थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार समझ लेते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन जब आएगा आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी आंसर कीजिए, जब जो भी है सभी आंसर कीजिए, ताकि सबको मुझे लगे कि सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए तो स्टेप्स पे हम चलते हैं। अब देखिए, कोई भी, ये वेरी सिंपल है, देखिए इसमें कोई टेक्निकल चीजें नहीं है। सिस्टम को आपको सिस्टम अप्रोच से एनालिसिस करना है। तो एक सिस्टम को स्टडी कैसे करते हैं आप लोग? पहले आप हमेशा की तरह ऑब्जेक्टिव चूज करोगे, यस और नॉट? सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्मुलेटिंग ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड एंड डिफाइनिंग इंस्ट्रक्शनल गोल्स। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? ठीक है, नीड एनालिसिस। यस, वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक, यानी कि टू बी वेरी स्पेसिफिक, जो कहते हैं ना, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव, उसी तरह हमें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिखना है। से फॉर एग्जांपल हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो। मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए आपको क्या ऑब्जेक्टिव चाहिए, यानी कि आपके क्लास का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, उस हिसाब से आप क्या करते हो? ऑब्जेक्टिव सेट करते हो टू बी अचीव एंड डिफाइन योर इंस्ट्रक्शनल गोल। अब आपने देख लिया कि मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाना है क्लास 9th में, तो लेवल थोड़ा सा हायर रहेगा डेफिनेटली। 9th के बच्चे हैं, 4th के बच्चे हैं तो नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? इंस्ट्रक्शनल गोल सेट करना है। अब गोल क्या है? इस मंथ में या फिर इस वीक में मुझे क्या कोर्स कंप्लीट कराना है मैथमेटिक्स का, ठीक है। उसके बाद डिसाइडिंग अप्रोप्रिएट मीडिया टू अचीव दिस गोल्स। मीडिया मतलब कौन सा हम टूल यूज करेंगे, यानी कि मेरा टीएलएम क्या रहेगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या रहेगा। अभी टीएलएम मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, ये एक्चुअली यूज हो नहीं रहा, मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे जो मीडिया लिखा गया है, मीडिया का मतलब टीएलएम होता है, ठीक है। देन डिफाइनिंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट। अब लर्नर कौन है, मैंने अभी स्पेसिफाई किया था कौन सा क्लास है मेरा, 9th क्लास। क्यों इसे डिफाइन करने की जरूरत है? अगर 9th क्लास के बच्चे हैं, उनका स्टैंडर्ड जैसा रहेगा, क्या 4th क्लास का स्टैंडर्ड वैसे रहेगा? नहीं रहेगा। तो मुझे डिफाइन करना है मुझे किन को पढ़ाना है, ठीक है। सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड्स, मतलब कौन सा बोर्ड पढ़ाना है उनको पता करना चाहिए। यानी यहाँ पे हमें लर्नर साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, ठीक है। वो कौन है जिनको हम पढ़ाने जा रहे हैं, उनका लेवल क्या है, उस हिसाब से हम पढ़ाएं। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट मेथड सुइटेबल फॉर इफेक्टिव लर्निंग टू टेक प्लेस। अभी मुझे अप्रोप्रिएट मेथड चूज करना है। लेक्चर मेथड में पढ़ाऊंगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में पढ़ाऊंगा, और बेसिकली मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं तो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड में पढ़ाऊंगा, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। तो जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, उस लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब जो भी मेरे पास अवेलेबल अल्टरनेटिव्स है, तो वो मैं उनको प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि लर्निंग एक्सपीरियंस क्या हो गया? प्रैक्टिकल्स, या फिर असाइनमेंट्स, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन, जो भी मेरे पास है वो उन्हें असाइन किया जाएगा, वो भी सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, अब तक अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट मटेरियल्स एंड टूल्स रिक्वायर्ड। अब मेरे लिए जो मटेरियल्स टूल्स चाहिए वो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आता है असाइनिंग अप्रोप्रिएट पर्सनल रोल फॉर टीचर, स्टूडेंट एंड सपोर्टिंग स्टाफ। सबका रोल असाइन करना है, टीचर्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सपोर्ट स्टाफ क्या करेंगे, ठीक है। देन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम, अब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद इसको इवेल्युएट करेंगे, आउटकम्स
रिलेटिंग टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, और उसके बाद इसको रिवाइज करना है। तो टोटल सिस्टम अप्रोच का मतलब है कि पूरे के पूरे सिस्टम को हमें अगर सही करना है तो इस तरीके से जाना पड़ेगा। दीज आर द स्टेप्स। यहाँ पे आप सभी प्रकार की चीजों को अकाउंट में लेते हो, जैसे कि ऑब्जेक्टिव सेट किया, गोल सेट किया, ठीक है, स्टूडेंट्स को भी आपने देखा लर्निंग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, मेथड चूज किया, एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस आपने देखा कि क्या क्या एक्सपीरियंस आप ले रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपने टूल चूज किया, सभी को मतलब अपना अपना काम भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टीचर क्या करेंगे, स्टूडेंट सपोर्ट स्टाफ क्या करेंगे, उसके बाद आपने इसे इंप्लीमेंट भी किया और इवेल्युएट भी किया, और फाइनली इसे रिवाइज भी कर रहे हो जहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो टोटल यहाँ पे होलिस्टिक सिस्टम को आप जब रिव्यू करते हो, इट इज कॉल्ड सिस्टम अप्रोच। ये स्टेप्स हैं इसके, ठीक। ये यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम अप्रोच क्या होता है बेसिकली। यहाँ पे हमेशा हम क्या करते हैं, कुछ इनपुट देते हैं, इनपुट जब प्रोसेस होता है इसको हम कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमने रिसर्च में भी पढ़ा, अगर आप लोग कंट्रोल नहीं करोगे, जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, यानी कि अगर आप अपने एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल नहीं करोगे तो एक्सट्रानियस वेरिएबल्स जो है इसको अफेक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रानियस वेरिएबल कोई भी चीज इसे अगर अफेक्ट करता है तो आपका आउटपुट जो है ना वो वेग हो जाएगा, इट इज नॉट ड्यू टू इनपुट। जैसे कि मैं अच्छे से अभी कंप्यूटर से आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग बहुत अच्छे रिजल्ट आउटपुट में कर रहे हो, मैं सोचूंगा कि ये मेरे वजह से, लेकिन आप लोग पर्सनल कोचिंग ले रहे थे इसलिए आपका रिजल्ट अच्छा हुआ। तो एक्सटर्नल वेरिएबल क्या है, पर्सनल कोचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग में यहाँ पे कंट्रोल होता है, और जब आप आउटपुट लेते हो तो आप कुछ फीडबैक मिलता है, और ये फीडबैक फिर से आपके लिए इनपुट जैसा काम करता है। ये टोटल एनवायरमेंट है, और दीज आर द बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? फटाफट से बताइए, आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ना है। ओके, गुड। अब आते हैं इंस्ट्रक्शनल थ्योरीज। इंस्ट्रक्शनल थ्योरीज मतलब कि हमारे जितने सारे इंस्ट्रक्शनल थ्योरीज हैं उनमें से जो आपके लिए, वो भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले आएंगे रॉबर्ट ज्ञाने, ठीक है। रॉबर्ट ज्ञाने इज कंसिडर्ड टू बी द फॉरमोस्ट रिसर्चर एंड कंट्रीब्यूटर टू द सिस्टमैटिक अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड ट्रेनिंग। इन्होंने सबसे पहले सिस्टमेटिक अप्रोच दिया इस इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का। अब फिर से बता रहा हूं, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मतलब टीचिंग, टीचिंग कैसे देना है, टीचिंग के लिए हम एक डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है, इसी को कह रहे हैं इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। क्लियर? Gane and his followers are known as behaviorists. Definitely their focus is on outcome or the behavior that results from training, और behaviorism कहता है कि जितना ट्रेनिंग दोगे उतना परफेक्शन आएगा। According to Gane, an instructor must provide adequate instruction to the learner to learn effectively. अब जितना अच्छा, जितना adequate instruction प्रोवाइड करोगे उतना आप अच्छे से बच्चा लर्न कर पाएगा, ठीक है। मतलब जितना अच्छे से आप पढ़ाओगे उतना अच्छा वो इमिटेट करेगा, ट्रेन हो जाएगा, प्रैक्टिस करेगा और सीख लेगा। Instructor must make sure that each instruction is mastered before going to the next level. मतलब कि जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, अगर लेवल 1 आपका मास्टर हो गया है, आपने लेवल 1 अच्छे से पढ़ लिया है, तभी आप लेवल 2 पे जाते हो। लेवल 2 अच्छे से पढ़ लिया तो लेवल 3 में जाते हो। जब तक आपका लेवल 3 अच्छे से क्लियर नहीं होता है तो लेवल 4 में आप नहीं जा सकते हो। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। ज्ञानन ने एक बुक लिखा था, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, 1965 में पब्लिश हुआ था। पूछा जाएगा कंडीशन ऑफ लर्निंग किसने लिखा था और कब लिखा था? ज्ञानन ने लिखा था 1965 में, जहां पे ही आइडेंटिफाई द मेंटल कंडीशन ऑफ लर्निंग। कंडीशंस ऑफ लर्निंग को उन्होंने डिफाइन किया। These were based on the information processing model of the mental events that occur when the adults are presented with various stimulus. Various stimulus, अलग अलग स्टिमुलस देने के कारण उनका जो मेंटल इवेंट, यानी कि वो क्या एक्ट कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उस हिसाब से ये मॉडल बनाया गया था। ज्ञान ने created a 9-step process called the events of instruction which correlate to and address the condition of learning. याद रखिएगा, ज्ञान ने जो 9 स्टेप दिया था वो 9 स्टेप है इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ज्ञाने का इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम दूसरे की पढ़ेंगे, ठीक है। 9 स्टेप्स ऑफ ज्ञाने एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, चाहे वो एसएसबी हो, चाहे वो पीजीटी हो, कोई भी एग्जाम हो, बहुत बार पूछा गया है ज्ञाने 9 स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन देने से मतलब इंस्ट्रक्शन कैसे प्रोवाइड करेंगे, मतलब ज्ञाने कह रहे हैं कि आप एक टीचर कैसे बनोगे, यानी एक टीचर कैसे क्लास में पढ़ाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में वो कहते हैं कि यू शुड गेन द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। क्लास में जाते ही स्टूडेंट का अटेंशन गेन करो, ऐसा नहीं है कि भाग चुप हो जाओ, ऐसा नहीं। अटेंशन मतलब आप कुछ ऐसे स्टार्ट करो, ऐसा आपका स्टार्टिंग ऐसा होना चाहिए जैसे बच्चे आपको सुनते रह जाएं, देखते रह जाए और सोचते रहे कि सर आज क्या नया पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। सेकंड रहेगा इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आप स्टूडेंट्स को बताओ कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है।
क्लासरूम का ऑब्जेक्टिव, आप जो पढ़ाओगे आज इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको सोचना चाहिए, ये आप करना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो क्लासरूम में बता दो टुडे विल लर्न अबाउट द इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज, उससे बच्चे को इंटरेस्ट आएगा, चलो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। थर्ड स्टेप में आ जाएगा आपका स्टिमुलेट रिकॉल और प्रायर लर्निंग, ये हमेशा करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पीके टेस्ट कहते हैं, यानी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, रिकॉलिंग ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न, मतलब कि आपको क्या पता है टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे बताइए। आप जब बताओगे तो यू विल बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। फोर्थ स्टेप में आता है प्रेजेंट द कंटेंट, यहाँ पे टीचर कंटेंट प्रेजेंट करेगा, पढ़ाएगा या फिर शो करेगा वीडियो, या फिर कोई पिक्चर डेमोन्स्ट्रेट करेगा, या फिर रिसाइट करेगा, कुछ भी करेगा। उसके बाद आता है प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस, अब आपने पढ़ा लिया, बच्चे को समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे आप उसको गाइड करोगे, क्या बच्चा क्या समझ में नहीं आया बताओ, ठीक है। उसके बाद आता है एलिसिट परफॉर्मेंस और प्रैक्टिस, यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप मैथ पढ़ा रहे हो तो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप साइंस पढ़ा रहे हो तो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो वो क्या करेंगे, इसको रिपीट करेंगे, खुद पढ़ेंगे और जो डिफिकल्टी है वो आपको बताएंगे। देन होता है प्रोवाइड फीडबैक, तो यहाँ पे आप उनको फीडबैक प्रोवाइड करो कि वो जो परफॉर्मेंस था, मतलब मान लीजिए आप मैथ पढ़ा रहे हो और कोई बच्चा है जिसने स्टेप करके लाया है, 4 स्टेप उसको दिया गया था, 4 स्टेप में थर्ड स्टेप जो है वो थोड़ा सा गलत है, तो आप यहाँ पे उसको फीडबैक प्रोवाइड करो, ऐसे नहीं होता है ऐसे होता है, ठीक है। ये आपने प्रोवाइड फीडबैक कर दिया। उसके बाद आता है असेस परफॉर्मेंस, अब आप जाते जाते क्या करते हो, आप यहाँ पे परफॉर्मेंस असेस करते हो, इसलिए आपने कुछ क्वेश्चन भी बनाए होंगे, क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हो, उनका असेस करते हो, और लास्ट में आप क्या करते हो, एनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर टू द जॉब, यानी कि यहाँ पे आपका इसे कैसे अच्छे से याद कर सकते हो घर पे, कैसे याद हो जाएगा, कैसे इसको और भी बेहतर कर सकते हो, इसलिए आप क्या करते हो, उनको ट्रिक बताते हो कि ऐसे क्वेश्चंस 5 अगर कर दोगे तो आप जीवन भर इसको नहीं भूलोगे। एंड ट्रांसफर टू द जॉब, ट्रांसफर टू द जॉब मतलब अगर यहाँ पे मान लीजिए आउटकम बेस्ड लर्निंग हो गया, इसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और ये जॉब में चला जाएगा, ठीक है। ये 9 स्टेप ऑफ ज्ञानेश इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक। अभी आता है 9 एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, देखिए दोनों का अलग है, ठीक है। 9 एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, वो सिर्फ था यानी 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पे 9 एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, ठीक है, कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होना। तो हेरिंगटन एंड ओलिवर ने इसको दिया था 2000 में। दे हैव आइडेंटिफाइड 9 एलिमेंट्स टू डिजाइन कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, उन्होंने दोनों ने मिलकर के 9 एलिमेंट्स दिया जिससे हम एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट तरीके से इंस्ट्रक्शन पढ़ा सकते हैं, बच्चे को दे सकते हैं। दीज आर प्रोवाइड ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट दैट रिफ्लेक्ट द वे द नॉलेज विल बी यूज्ड इन रियल लाइफ, यानी कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम ये जो नॉलेज आप ले रहे हो इससे आप रियल लाइफ में यूज कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल अगर आज हम पढ़ा रहे हैं लॉ के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम ये भी बताएंगे, पहले ये बताएंगे कि बच्चा आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो आपके लाइफ में बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि हम सभी का अधिकार होता है, ये 6 फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर गिवन टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री टू सेफगार्ड देयर लाइफ, देयर लिबर्टी, टू एंजॉय देयर फ्रीडम, ठीक है। तो ये बताने से वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। सेकंड में क्या करना है, प्रोवाइड ऑथेंटिक एक्टिविटीज, एक्टिविटी कराएंगे वो भी ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिक मतलब पढ़ा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स लेकिन एक्टिविटीज करा रहे हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये गलत है। ऑथेंटिक एक्टिविटी मतलब जो पढ़ा रहे हो उसी का एक्टिविटी आप कराओगे। नेक्स्ट है थर्ड में, प्रोवाइड एक्सेस टू एक्सपर्ट परफॉर्मेंस एंड द मॉडलिंग ऑफ प्रोसेसेस, यानी कि हम यहाँ पे खुद तो नहीं पढ़ाएंगे, हम यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट का परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि कुछ एक्सपर्ट्स ने ऐसे इसको आविष्कार किया था, कुछ एक्सपर्ट इस फील्ड में देखिए ऐसा कर रहे थे, तो आपको उसको इमिटेट करना है, आपको उसको मॉडल करना है। से फॉर एग्जाम्पल आप किसी को मतलब फुटबॉल सिखा रहे हो तो उसको एक रोनाल्डो का एक किक दिखाओ कि वो कैसे वो किक करता है और वो गोल हो जाता है, तो उसको एक्सपर्ट को देख करके वो खुद उसे मॉडिफाई करता है, खुद उससे मॉडल करता है, ठीक है। फोर्थ में आता है टू प्रोवाइड मल्टीपल रोल एंड पर्सपेक्टिव्स, मल्टीपल रोल एंड पर्सपेक्टिव अलग अलग हम काम डिवाइड कर देंगे, जैसे एंगेज एक्सप्लोर में हम 5B में भी करते हैं, अलग अलग टीचर्स मान लीजिए अलग अलग लर्नर्स को हम रोल एंड पर्सपेक्टिव्स डिवाइड कर देंगे कि किसको कौन सा रोल करना है, ठीक है। या फिर आपका क्या काम है, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि वो सेल्फ लर्निंग करेंगे, खुद सर्च करेंगे और खुद आपको बताएंगे, ठीक है। देन होता है सपोर्ट कोलैबोरेटिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यहाँ पे कोलैबोरेशन मतलब अभी हमने यहाँ पे रोल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, यानी कि ग्रुप कर दिया था, 3-4 ग्रुप हमने बना दिए थे, अब 4 ग्रुप को
हम क्या कर देंगे, कुछ बच्चे इसमें, कुछ बच्चे इसमें, कुछ बच्चे इसमें और इसमें रहेगा। ये अपने अंदर, अपने ग्रुप के अंदर कुछ टॉपिक्स हमने दे दिया, उस टॉपिक को वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसका जो निष्कर्ष, जो रिजल्ट निकल के आएगा वो वहां पे लिखेंगे। टू प्रमोट रिफ्लेक्शन, टू एनेबल एब्स्ट्रैक्शन टू बी फॉर्म, कुछ रिफ्लेक्शन हम करने के लिए उन्हें कहेंगे कि आपका क्या मानना है इसके ऊपर, ठीक है, आपका क्या कहना है इस साइंस के फैक्ट के ऊपर, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इस पे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब ओन पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि वो सोचे, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग उनमें आए। नेक्स्ट होता है प्रमोशन ऑफ आर्टिकुलेशन टू एनेबल टैसिट नॉलेज टू बी मेड एक्सप्लिसिट, यानी कि उसके अंदर जो नॉलेज छिपा हुआ है हम उसे बाहर निकालने के लिए कुछ आर्टिकुलेशन करते हैं। आर्टिकुलेशन मतलब कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज कराएंगे, ठीक है, ताकि वो खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से सीखेगा। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड कोचिंग एंड स्कैफोल्डिंग बाय द टीचर एट क्रिटिकल टाइम, जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे आप उन्हें पूरा आंसर नहीं बताओगे, थोड़ा सा कोच करोगे, यानी थोड़ा सा गाइड करोगे। स्कैफोल्डिंग यानी तो आपको पता ही है स्कैफोल्डिंग मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब कि जहां पे उनको जरूरत है वहां पे आप उनको इंस्ट्रक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट में होता है टू प्रोवाइड ऑथेंटिक असेसमेंट फॉर लर्निंग विद इन द टास्क, उसी जो टास्क हमने उसे दिया है उसी के अंदर टास्क में हम इवैल्यूएशन टेक्निक्स भी डाल देंगे, ताकि वो पढ़ते पढ़ते ही खुद का इवैल्यूएशन भी कर ले और पता चले कि उसका लर्निंग कितना फ्रूटफुल था। यहां तक क्लियर है? बता दीजिए एक बार। ये सभी क्लियर हो गया? आगे बढ़े, ट्रेंड्स इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। यस, फटाफट से बता दीजिए, चलेंगे आगे। यस, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ट्रेंड्स इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए चीजें जो हम बार बार देखते हैं टेक्नोलॉजी में, और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा सा समझ लेने से आप एक ही बारी में क्लियर कर दोगे। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, CAI, इट इज नॉट कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, इट इज ऑलवेज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर के मदद से जब हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं इसको कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। सो इंस्ट्रक्शन इज असिस्टेड विद कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के मदद से हम इंस्ट्रक्शन बच्चों को तक पहुंचाते हैं। द नेम सजेस्ट CAI इज एन इंटरैक्टिव एंड सेल्फ लर्निंग टेक्निक। ये सब कुछ हमने कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। अभी जब जो लोग अभी क्लास मिस कर रहे हैं उसको क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद ये कंप्यूटर में लोड हो जाता है। अब जब कोई भी क्लास मिस कर रहा है तो इसको जब प्ले करेगा तो क्या हो जाएगा, उसके सामने वीडियो आ जाएगा and it will give them an access to interactive and self learning technique. The content is presented on computer screen and the learner interacts with the computer for learning. और यहाँ पे मतलब हम कंप्यूटर से पढ़ाते हैं और बच्चे भी कंप्यूटर के थ्रू क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। इट कुड बी ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, इन्वॉल्विंग इंटरेक्शन ऑफ द स्टूडेंट विद द कंटेंट्स प्रेजेंटेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ये भी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का एक हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ प्रीफिक्स्ड प्री प्लान्ड होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे आता है। जब आप इस पे पढ़ोगे यू विल डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, ठीक है। It uses a multimedia, that is combination of text, graphics, sound, video, enhancing the learning process. इसमें सब कुछ होता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि कंप्यूटर से पढ़ते हो, जैसे कि यूट्यूब से पढ़ते हो, यूट्यूब में जो भी लोड किया गया होता है वो कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड किया गया होता है। वो आप जब पढ़ते हो यू विल गेट टू नो मेनी थिंग्स दैट इज डिस्क्राइब्ड थ्रू द वीडियो और द क्लास। It is delivered through the use of computer to facilitate and improve instruction. कंप्यूटर के जरिए करने से क्या होता है, हम एनिमेशन दे सकते हैं, ग्राफिक्स दे सकते हैं, चार्ट, ग्राफ, ये सब कुछ हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, which enhances learning. Important modes of delivery of instructional strategy used in CAI are tutorials, जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस करा जाता है, सिमुलेशंस करे जाते हैं, गेम्स दिए जाते हैं। These are used for presentation of content and assessment for learners understanding. हम जब बच्चों को रिकॉर्डिंग करके कंप्यूटर के थ्रू देते हैं तो इट इज कॉल्ड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, क्लियर। उसका उल्टा होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। एडेड लर्निंग का मतलब है कंप्यूटर के द्वारा जब हम सीखते हैं। अब जब हम पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू, दैट इज कंप्यूटर असिस्टेड। कंप्यूटर एडेड लर्निंग का मतलब होता है द लर्नर ऑपरेट्स एज एन ऑटोनोमस इंडिविजुअल एज फार एज द कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कंसर्न, ही और शी सीक्स असिस्टेंस और इट इज गिवन अकॉर्डिंग टू हिज नीड। उसके हिसाब से सब कुछ सेट किया हुआ है, वो सिर्फ आएगा और सीखेगा। जैसे कि आप लोग, अभी मैंने एप्लीकेशन का एग्जांपल दिया था, कोई भी ऐप आप जब खोलते हो तो अपने आप ही सब कुछ वो आगे आ जाता है और आप वहीं से लर्न करते हो, दैट इज कंप्यूटर एडेड लर्निंग। CAL deals with flexible, rapidly changing and detailed information and is essentially more than a means of administering programmed instructional material.
even though the computer can function as a tutor with unlimited patience. कंप्यूटर आपको दिन भर पढ़ा सकता है, उसमें पेशेंस बिल्कुल होता है, क्योंकि आप 10 घंटा 15 घंटा भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ह्यूमन टीचर इतना टाइम तो नहीं पढ़ा सकता। इसमें ये एक मेरिट है कि आप जैसे कि मैंने अभी कहा यूट्यूब को ही एक और एग्जाम्पल दे, तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का मतलब है जब कोई टीचर कंप्यूटर के जरिए अपना पढ़ाई, अपना इंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड करता है और भेजता है यूट्यूब में, वो होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। और आप जब कंप्यूटर के थ्रू पढ़ते हो, यानी गूगल पे या फिर यूट्यूब पे या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे जब आप लॉग इन करके खुद वो वीडियो पढ़ते हो, कंप्यूटर के द्वारा लर्न करते हो, दैट इज कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, ऑनलाइन लर्निंग, जैसे आप ऑनलाइन लर्निंग करते हो, स्ट्रीम्ड वीडियोस जो रखते हो, ऑनलाइन रिपोजिटरीज, जैसे आगे हम पढ़ेंगे ऑनलाइन रिपोजिटरी जो स्वयं जैसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहां पे सब कुछ लोडेड होता है, वो आप अपने टाइम से पढ़ सकते हो। स्टीफन केमिस एट ऑल 1917 एडवोकेटेड 4 पैराडाइम्स ऑफ CAL, जो कि ये है पैराडाइम्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लीजिए। इन्होंने कहा था एक होता है इंस्ट्रक्शनल पैराडाइम, यहाँ पे ट्यूटोरियल्स, ड्रिल एंड प्रैक्टिस वगैरह होता है। ठीक है, इन्होंने कहा इट इज बेस्ड ऑन assumption दैट द नॉलेज एंड द स्टूडेंट्स नीड टू acquire इट कैन बी स्पेसिफाइड इन लैंग्वेज एंड लर्नड बाय ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ वर्बल मैसेज। यहाँ पे क्या होता है, वर्बल मैसेज से सब कुछ ट्रांसफर होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन पैराडाइम, इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल में आप क्या करते हो, नॉलेज उसके हिसाब से, मतलब स्टूडेंट के हिसाब से यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ होता है, एंड यहाँ पे आपको वर्बल मैसेज से पढ़ना होता है। रिवेलेटरी पैराडाइम में क्या होता है, यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम दिया जाएगा और थ्रू डिस्कवरी एंड विक्यूरियस एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर सिमुलेशन एंड डाटा हैंडलिंग, वहां पे आप क्या करोगे, आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे जिसको आप रिवील करोगे, मतलब कि सॉल्व करते करते सीखोगे। और एक होता है कंजेक्चुरल, कंजेक्चुरल में क्या होता है, यहाँ पे एक्टिव लर्निंग, मैनिपुलेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह होता है। इसमें क्या होता है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, इट इज थ्रू योर एक्सपीरियंस एंड इवॉल्व्स अ साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रोसेस, इसमें आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सीखते हो। एंड फोर्थ में क्या आता है, इमेंसिपेटरी पैराडाइम, जहां पे क्या होता है कि आपका जो नॉलेज है, ठीक है, आप उसको यूज करके डी एम्फासाइज लर्निंग दैट हैज मियर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी कि आपको अभी पता चल गया कौन सा ऑथेंटिक है कौन सा ऑथेंटिक नहीं है, विच इज ओरिजिनल विच इज नॉट ओरिजिनल। तो फोर्थ पैराडाइम में, इमेंसिपेटरी में, हम क्या करते हैं, ऑथेंटिक एंड वैलिड नॉलेज जो है उसी को एक्सेप्ट करते हैं, बाकी को लर्न नहीं करते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। CBT पे आइए, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, कंप्यूटर के ऊपर जो ट्रेनिंग या फिर कंप्यूटर के द्वारा जो ट्रेनिंग दिया जाता है, इसको CBT कहा जाता है। द सक्सेस ऑफ द यूज ऑफ कंप्यूटर इन द स्कूल एंड एजुकेशनल सेटअप हैज रिजल्टेड इन इट्स यूज फॉर इंडस्ट्रियल एंड मिलिट्री ट्रेनिंग। इन फैक्ट दिस इज नाउ प्रिडोमिनेंट एंड इज ऑफन रेफर्ड एज कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। जब कंप्यूटर के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है, इसको कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कहा जाता है। इट इज एन अप्रोच टू सॉल्व परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स थ्रू ट्रेनिंग विच इज एसेंशियली इंडिविजुअलाइज्ड। इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग दिया जाता है, सभी का कंप्यूटर अलग अलग। जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको एक कंप्यूटर नंबर नोट करने को कहा जाता है। कंप्यूटर मान लीजिए C82 आपका सिस्टम नंबर है, वहां पे आप लॉगिन करते ही आपका खुद का स्क्रीन आ जाएगा, खुद का नाम और फोटो वगैरह आ जाएगा, इसका मतलब इट इज इंडिविजुअलाइज्ड। A typical CBT enables the learner to acquire knowledge and skill that comprise competence in task performance। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में सब कुछ प्री लोडेड होता है, प्रीफिक्स्ड होता है, जहां पे आप जब लॉग इन करते हो तो आपको सफिशिएंट नॉलेज एंड स्किल मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या एडवांटेजेस है, एक तो आपको ट्यूटोरियल मिल जाता है, उसके बाद ड्रिल एंड प्रैक्टिस का मौका मिलता है, और लर्निंग बाय डूइंग होता है। ठीक है, लर्निंग बाय क्लोजिंग मतलब कि वही चीज है कि जब आप एट द एंड जब सीखोगे तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है या फिर जो परफॉर्मेंस नोट किया जाता है, तो उसी से आप एक्सपीरियंस गेन करते हो एंड इट विल डेवलप योर स्किल बाय वर्किंग सम मॉडल और प्रोजेक्ट। ठीक है, जब आप कंप्लीट करोगे किसी प्रोजेक्ट को थ्रू योर कंप्यूटर, देन यू आर अवॉर्डेड द ग्रेड और सर्टिफिकेट। ठीक है, अब आता है कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग। कंप्यूटर के द्वारा जो लर्निंग मैनेज किया जाता है, इसको हम कहते हैं कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग। पहले क्या होता था कि मैनेजर हुआ करते थे सभी जगह पे, अब कंप्यूटर सब कुछ मैनेज कर रहा है। सो इट डील्स विद लेस डिटेल्ड, लेस चेंजिंग इंफॉर्मेशन, हैज ऑफ लेट बीन इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, in which computer makes information stored in its available to the learners in order to provide various learning experience। अब सिंपल सी बात ये है, जो मटेरियल आप एडुचेंट्स का जो भी मटेरियल आप एक्सेस कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग, क्योंकि इट इज
just uploaded by the tutor, and it is being available to you at any time. It is managing the space, it is managing the internet, it is managing the materials, etc. ठीक है? These include administrating the test for assessing achievement as well as diagnosing the area of weakness, their follow up remedial instruction. मतलब कंप्यूटर को इतना ऑपरेटिव बना दिया जाता है जहां पे वो खुद बच्चों का टेस्ट लेगा, कहां पे प्रॉब्लम है उसको वर्कआउट करके निकालेगा, उसके बाद उसको फॉलो अप क्या रेमेडियल देना चाहिए वो भी वहां पे बता देता है। ठीक है? Then in CML, the learner is more at the receiving end and much less initiative is expected of him than in CAL. मतलब कंप्यूटर एडेड में उससे सब कुछ करना पड़ता था, खुद लर्न करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लर्निंग रिसीव करोगे, फीडबैक रिसीव करोगे, आपका रेमेडियल क्या रहेगा वो रिसीव करोगे, यानी आपको सब कुछ मिलेगा एज ए लर्नर, आपको सब कुछ मिलेगा, बाकी जो करना है वो कंप्यूटर करेगा। जैसे कि आप लोग कभी आई टेस्ट के लिए अगर गए होंगे तो वहां पे सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो जाता है, कि आप अपना जब जाते हो तो वो आपका आई टेस्ट भी कर देता है, किस मतलब कितना आपका पावर है वो भी बता देता है, लेंस क्या लगेगा वो भी बता देता है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। ठीक है? अब आता है ओडीएलएम। ओडीएलएम क्या होता है? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल्स। ओडीएलएम वो होता है कि जो हम ओपन लर्निंग मतलब कि ओपनली अवेलेबल टू ऑल, जैसे कि मीडिया और लर्निंग मटेरियल्स और रिसोर्सेस and used in open and distance learning are known as open and distance learning material। जो कि ओपन लर्निंग में यूज होता है, डिस्टेंस लर्निंग में यूज होता है, उसको हम ओडीएलएम कहते हैं। द मटेरियल्स विच आर used in the open learning and distance learning are called ODLM। These are essential components in all ODL system। और बेसिकली यहाँ पे कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी, ये सबके लिए एक्सेसिबल होता है, इट इज ओपन मतलब सबके लिए एक्सेसिबल है। कॉस्ट मतलब जीरो कॉस्ट होता है, यहाँ पे कॉस्ट आपको लगता नहीं है, कहीं कहीं पे इसे खरीदना पड़ता है जो लॉक हो जाता है, अदरवाइज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। टीचिंग फंक्शंस, यहाँ पे टीचिंग फंक्शन एक्सेलेंट होता है, यहाँ पे सब कुछ प्री रिकॉर्डेड होता है, इंटरएक्टिविटी भी यहाँ पे होता है। इट कैन बी डिजाइंड यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया एंड फॉर्मेट, मतलब आप कैसे भी करके ओडीएलएम क्रिएट कर सकते हो, अगर आप चाहते हो मटेरियल क्रिएट करने के लिए, प्रिंट मीडिया कर सकते हो, ऑडियो पे कर सकते हो, वीडियो हो सकता है, टीवी, रेडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कहीं पे भी कैसे भी करके आपके कोई भी मीडिया या फिर फॉर्मेट यूज करके आप ओडीएलएम क्रिएट कर सकते हो। अब आते हैं ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स और इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, जिसको हम ओईआर भी कहते हैं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ठीक है? ई बुक्स एंड ई लाइब्रेरी। इलेक्ट्रॉनिक बुक और ओपन टेक्स्ट बुक इज एन ओईआर in which printed form is digitalized and is available to the distance learner। बुक्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल कराना ई बुक होता है। ई लाइब्रेरी एक रिपोजिटरी होता है जहां पे बहुत सारे एजुकेशनल मटेरियल डिजिटल फॉर्म में होता है, जैसे बुक्स होते हैं ऑनलाइन में, जर्नल, ऑनलाइन आर्टिकल्स, ऑनलाइन वीडियोस, ऑडियो, पिक्चर्स वगैरह, ये सब होते हैं ई लाइब्रेरी। अब आते हैं ओईआर, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये कुछ एजुकेशनल रिसोर्सेस हैं विच आर ओपन फॉर यूज, लेकिन विद सम रिस्ट्रिक्शन, आगे हम पढ़ेंगे, जिसको आईपीआर कहते हैं हम लोग। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस आर वाइडली यूज्ड बाय एवरी लर्नर एंड टीचर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं चीजों का यूज करते हैं, अदरवाइज हमारे पास इतने सारे मटेरियल्स पहुंचते नहीं। But many of them are unaware about their licensing and often face copyright issues। कॉपीराइट का मतलब होता है जब आप किसी को बिना क्रेडिट दिए उनका चीज कॉपी करके आप खुद के लिए यूज करते हो, तो उसको कॉपीराइट कहा जाता है। और ये कॉपीराइट जो होता है इसको हम आईपीआर कहते हैं। जब ऑनलाइन में कोई भी चीज आप शेयर करते हो, दूसरों का चीजें आप यूज करते हो विदाउट प्रॉपर क्रेडिट, इसको आईपीआर कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि आपका इंटेलेक्चुअल जो दिमाग है किसी ने चुराया है, which gives the original author the right to reserve the right to copy, distribute and adapt and reuse। जो ऑथर है, ओरिजिनल ऑथर है, उसको वो राइट मिलता है, उसको वो अधिकार मिलता है ताकि वो कॉपी ना कर उसका चीज कॉपी ना हो, उसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कहीं पे ना कर दे, अडेप्ट एंड यूज ना करे। हाँ कर सकते हो, लेकिन आप जब उसके परमिशन से करते हो। टू शेयर एंड यूज अ मटेरियल, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव कॉमन्स वाज इंट्रोड्यूस। ये पहले नहीं हुआ करता था, अब धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट आया क्रिएटिव कॉमन। क्रिएटिव कॉमन्स में क्या होता है? यू कैन यूज, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट, यू कैन कॉपी, यू कैन अडेप्ट द मटेरियल। क्रिएटिव कॉमन होता क्या है? क्रिएटिव कॉमन बेसिकली एक इंटरनेशनल एक्टिव नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं काम करता। दैट प्रोवाइड्स फ्री लाइसेंसेस फॉर क्रिएटर्स टू यूज व्हेन मेकिंग देयर वर्क अवेलेबल टू द पब्लिक। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो
पैसा कमाते कमाते बहुत पैसा कमा लिया, अब वो चाहता है कुछ गरीबों का मदद करने के लिए, कुछ ऐसे नीडी लोगों के लिए मदद करें ताकि वो कोई सॉफ्टवेयर बना दे या फिर कोई प्रोग्राम बना दे जो कि फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने से उन लोगों का कुछ मदद हो सकता है। तो वो उसको क्या करता है, क्रिएटिव कॉमन पे शेयर कर देता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसको फ्रीली लेकर के अपना नाम चिपका देते हैं। तो इसको, इससे बचने के लिए उनके पास कुछ लिमिटेड लाइसेंस वो लगाते हैं, ठीक है। These license help the creator to give permission for others to use the work in advance under certain condition। और इस लाइसेंस से, क्रिएटिव कॉमन एक लाइसेंस होता है, देखिएगा जो हर एक चीज के नीचे सी लिखा जाता है, ऐसे वो होता है कॉपीराइट। सीसी लिखा है मतलब क्रिएटिव कॉमन। इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सीसी पढ़ के अगर सीसी लिखा है तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे फ्री लाइसेंस आप यूज कर सकते हो अंडर एनी कंडीशन, आप कंडीशन के साथ इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, या तो आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ ही साथ और एक चीज कहा गया है कि मान लीजिए कोई अगर आपको, आप जिसने जो भी चीजें आपने बनाया है, अगर आप इसको कॉपी करके कहीं और भी शेयर करना चाहते हो तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस यू कैन शेयर, बट देयर आर सम कंडीशंस। कंडीशंस के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। इट प्रोवाइड फ्री लाइसेंस अंडर सर्टेन कंडीशन व्हिच कैन बी यूज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर विथ प्रॉपर क्रेडिट टू द ऑथर। ऑथर को क्रेडिट दे करके आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, जो भी उसके लाइसेंस के अंडर में होगा एज पर द नॉर्म्स ऑफ क्रिएटिव कॉमन। इसके कुछ नॉर्म्स भी होते हैं। यहाँ पे क्या क्या होता है, इमेज होता है, टेक्स्ट फाइल होता है, इलस्ट्रेशंस, ग्राफ, आर्टिकल, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशंस वगैरह होते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्रिएटिव कॉमन्स। बहुत सारे लाइसेंस है, मैं बस आपको एग्जांपल के तौर पे चार बता रहा हूँ जो कि बहुत ही कॉमनली यूज होता है। देखिए यहाँ पे जैसे सीसी लिखा गया है, यहाँ पे एक स्टैंडिंग बाय लिखा गया है, तो ये होता है एट्रीब्यूट। मतलब कि क्रिएटिव कॉमन का एक लाइसेंस है जो कि एट्रीब्यूट देना चाहता है। मतलब कि सीसी लिखा गया और बाय लिखा गया, मतलब एनीवन कैन कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट, यूज विथ प्रॉपर क्रेडिट टू द ऑथर और क्रिएटर। मान लीजिए यहाँ पे एक क्रिएटर है एबीसी, क्रिएटर एबीसी ने इसको बनाया, तो आप इसका इसका एक बड़ा सा इमेज है यहाँ। इस इमेज को अगर आप अपने लिए यूज करना चाहते हो तो यूज करो। यहाँ पे लिखना आप सोर्स, सोर्स लिख करके यहाँ पे लिखो एबीसी, लिख के आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यूज कर सकते हो कॉमनली। अब बाय एनसी लिखा गया है, यहाँ पे डॉलर का साइन लिखा गया है। डॉलर का साइन मतलब कॉमर्शियलाइजेशन, आप इससे पैसा नहीं कमा सकते हो। इसको कहते हैं एनसी, मतलब नॉन कमर्शियल। एनीवन कैन यूज फ्रीली अंटिल इट इज नॉट यूज फॉर कमर्शियल पर्पस। आप इसे ऐसे यूज कर सकते हो, मतलब ऐसे लिख के क्रेडिट देके यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या गया था, आप यूज करो कोई दिक्कत नहीं, बस नाम लिख दो, आप किसी भी पर्पस पे यूज कर सकते हो, फर्स्ट वाला। सेकंड वाले पे कह रहा है आप यूज करो, कहीं पे भी यूज करो, बट अगर आप कॉमर्शियल यूज के लिए, पैसे कमाने के लिए ये कर रहे हो तो फिर इट इज नॉट एट ऑल अलाउड। आप पैसे नहीं कमा सकते हो फ्रीली, आप कहीं पे भी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो करो, पैसे कमाने के लिए आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे डॉलर का साइन लगा ना कि नहीं करना है, पैसे नहीं कमाना है इससे। देन आता है सीसी बाय एनडी लिखा है और यहाँ पे इज इक्वल टू लगा हुआ है, नॉन डेरिवेटिव्स। यहाँ का मतलब है वन कैन अडॉप्ट द ओरिजिनल वर्क ऑफ द ऑथर विदाउट मेकिंग एनी चेंज। इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है, जैसा है वैसा रहेगा। वन इज इक्वल टू वन का मतलब वन यहाँ पे जैसा है यहाँ पे भी वैसा ही रहेगा। यानी कि आप ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है, मान लीजिए ये टेक्स्ट मैंने जो लिखा है इसको आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन आपको जो मैंने लिखा है वही लिख के, जैसे हम कोटेशन में लिखते हैं, जो लिखा है वही लिखना है। इसमें थोड़ा सा भी अगर डेविएशन किया तो फिर आपका कॉपीराइट इशू आ जाएगा। मतलब डेविएशन नहीं करना है, जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है। और लास्ट में होता है एस ए शेयर अलाइक। शेयर अलाइक मतलब वन कैन यूज फ्रीली एज लॉन्ग एज ही शेयर्स विद ओरिजिनल लाइसेंस। ओरिजिनल लाइसेंस के द्वारा जो लिखा गया है, आप वही लाइसेंस के थ्रू आप उसे यूज कर सकते हो। ये कुछ टाइप्स ऑफ टूल्स थे। अब आते हैं वेब 2.0 टूल्स। वेब 2.0 मतलब अब जो अपग्रेडेड हो गया है। पहले जो हुआ करता था इंटरनेट वगैरह और जो टूल्स वगैरह वो आउटडेटेड थे। अब जो मॉडर्न वेब्स आ गए हैं, तो वेब 2.0 टूल्स, उसमें क्या आते हैं, फर्स्ट आता है विकीज। विकी क्या होता है, इट इज अ वेबसाइट दैट अलाउज यूजर टू प्रोड्यूस और चेंज कंटेंट फ्रॉम द साइट। जैसे कि विकीपीडिया, विकीपीडिया में क्या होता है, विकीज में क्या होता है, बेसिकली विकीज में आप भी अगर विकिपीडिया में जाकर के कुछ चेंज करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो विद सम ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ब्लॉग, ब्लॉग क्या होता है, इट इज अ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग नॉलेज बाय वन और मेनी ऑथर्स, एडिंग कमेंट्स, रिसीविंग न्यू एंट्रीज, सपोर्ट कोलैबोरेटिव वर्क। टीचर्स ऑफन यूज ब्लॉग्स टू प्रोड्यूस डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट विदाउट प्रायर नॉलेज ऑफ एचटीएमएल। एचटीएमएल क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज
क्या बिना नॉलेज होते हुए भी आप अपना नॉलेज जो है वो शेयर कर सकते हो। जो भी आप ब्लॉग्स पढ़ते हो, न्यूज पढ़ते हो, गूगल में क्लिक करके कोई भी चीज पढ़ते हो ना, वो क्या होता है, वो एक प्रकार से मतलब कि यूं कह सकते हो एक छोटा सा आर्टिकल होता है ऑनलाइन में, वो जो आप पब्लिश करते हो, ठीक है। तो वो होता है आपका ब्लॉग। उसके बाद आता है इसी को, ब्लॉग को अगर वी बना दो तो व्लॉग बन जाएगा, जो कि वीडियो रिलेटेड होता है। ब्लॉग एक रिटन फॉर्म में होता है। सोशल बुक मार्किंग क्या होता है, ये जैसे बुक्स पढ़ते पढ़ते आप बीच में फोर्थ पेज में एक छोटा सा कोई चीज रख देते हो बुक मार्क करने के लिए, वैसे ये बुक मार्क होता है। इट इज अ शेयर्ड बुक मार्किंग इज अ वे फॉर इन्फॉर्मेशन एक्सेस बेस्ड ऑन कोलैबोरेटिव सिलेक्टिंग सर्च, लाइक डिलीशियस एक वेबसाइट है जहां पे आप सोशल बुक मार्किंग कर सकते हो। शेयर्ड वीडियोस तो आपको पता है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पॉडकास्टिंग क्या होता है, कोई भी चीज जब आप मतलब थ्रू द एयर आप देते हो, यानी इट शेयर्स ऑल काइंड्स ऑफ एजुकेशनल इंस्ट्रक्शनल materials like multimedia presentation, written documents, images etc. One can download such materials for free use. पॉडकास्टिंग वो होता है जब आपने देखा होगा लिंक्डइन जैसा होता है, वैसा ही, ठीक है। उसके बाद आता है वीडियोस ऑनलाइन, यू नो वेरी वेल कैसे हमें ओपन रिसोर्सेज पे यूज करना है। सोशल नेटवर्क्स वो होते हैं द बैकबोन ऑफ द होल 2.0 अंडरस्टैंडिंग। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारे लोग एक साथ में इंटरेक्ट करते हैं। अब आते हैं मूक्स पे, ठीक है। मूक्स क्या होता है, पहले भी मैंने बता दिया है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ पे, ठीक है। ड्यू टू द इमरजेंसी ऑफ मूक्स, कनेक्टिविज्म एंड इट्स प्रिंसिपल नाउ फाइंड्स अ टेस्टिंग ग्राउंड। कनेक्टिविज्म डिफाइंस learning as a continual process which occurs in different setting, include communities of practice, personal network and workplace at task। यानी कि मुक क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यानी इट इज ओपन टू ऑल। ऑनलाइन कोर्स है जो कि सभी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्वयं का नाम लिया, स्वयं एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। देयर इज नो बाउंड्री। एबिलिटी टू सी कनेक्शन बिटवीन फील्ड आइडियाज कॉन्सेप्ट इज अ कोर स्किल। दिस proposed online learning environment would incorporate any नंबर ऑफ स्टूडेंट, कंटेंट सोर्स, कंटेंट डिलीवरी ऑप्शन, चाहे वो रियल हो चाहे वो वर्चुअल हो, लिमिटेड ओनली बाय द कैपेसिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एसोसिएटेड कॉस्ट। यानी कि आप यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट हो, कितने भी स्टूडेंट हो, कोई भी कंटेंट आप पढ़ना चाहते हो, कहीं पे भी, मतलब रियल लाइफ में पढ़ना चाहते हो या फिर आप मतलब कि वर्चुअल मोड में पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ सकते हो। ये होता है ओपन ऑनलाइन कोर्स। MOOCs कैन इंक्लूड ओडीएल सिस्टम फॉर मेन स्ट्रीमिंग नॉन कनेक्टिवेशनल ग्रुप्स इन एजुकेशन। जैसे कि लो इनकम एम्प्लॉयड जो हैं उनके लिए ओडीएल में होता है। ओडीएल मतलब वो घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं, उनके लिए ओपन डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल्स मिल जाएंगे। इट कैन मेक ओडीएल सिस्टम मोर एफिशिएंट बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन एट लोअर कॉस्ट। कम पैसे में बहुत ज्यादा उनको लर्निंग मिल सकता है। If more institution participate and collaborate with ODL Institute, then choice of course for learners will be broadened। अगर और भी इंस्टीट्यूशन मिल जाते हैं तो वो और भी बड़ा बन सकता है। मूक्स में दो चीजें होते हैं, वो होता है ओपन एक्सेस, ये सभी के लिए होता है, मतलब सभी एक्सेस कर पाते हैं। स्केलेबिलिटी मतलब ये किसी भी हद तक, मतलब बहुत ही बड़ा कोर्स, मान लीजिए 1 लाख स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है ई पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो आप अपने रिज्यूम बनाते हो वैसे ही होता है पोर्टफोलियो, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो होता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑथेंटिक एंड डाइवर्स एविडेंस drawn from a large archive representing what a person or organization has learned over the time on which person or organization has reflected, designed for a presentation to one or more audience for a particular rhetorical purpose। मान लीजिए जैसे इंटरव्यू में जानने से पहले आप अपना सारा बायोडाटा लिखते हो, वैसे ही ई पोर्टफोलियोज बनाए जाते हैं एक कंपनी के नाम पे, ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे या तो पर्सन के नाम पे। उसमें सारे एक्सपीरियंसेस, सारे लर्निंग, सारे रिफ्लेक्शन, सारे अचीवमेंट्स लिखे जाते हैं फॉर सम पर्पस। इसमें क्यों यूज किया जाता है इसको, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन एज अ टूल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग लर्निंग, आपका लर्निंग जानने के लिए। इन हायर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन में असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए। लाइफ लर्निंग, लर्निंग टू एनेबल कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन लर्निंग एंड इन्वेंट्री ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग, मतलब कि आप रिफ्लेक्ट करो अपने लर्निंग पे और इसको बेहतर बनाओ। उसके बाद आता है डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी उस तरह से होता है जैसे कि डिजिटली सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली स्टोर किया जाता है, जैसे कि सिलेक्टेड अक्वायर्ड प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल फॉर्म। वन कैन एक्सेस डिजिटल लाइब्रेरी रिसोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों की तरह होता है। Digital library is a collection of information which is both digitized and organized, can be searched of keywords, accessed anywhere in the world, copied without error, service oriented, meeting the time, location needs, users take up very little physical space। यानी कि आप कहीं पे भी कुछ भी चाहो तो यूज कर सकते हो इसको। जैसे कि आप ऑनलाइन में किसी भी चीज का सर्च करते हो तो फटाफट से आ जाता है डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। तो डिजिटल लाइब्रेरी में बहुत कम स्पेस में आप बहुत सारी चीजें, दुनिया भर के सारे चीजें आप इसको
एक्सेस कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स हैं ऑनलाइन लाइब्रेरीज जैसे यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, डायरेक्टोरेट ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स, डोआप कहा जाता है इसको। देन आता है लास्ट में ऑनलाइन रिपोजिटरीज। ऑनलाइन रिपोजिटरी क्या होता है? डिजिटल रिपोजिटरीज में मतलब जहां पे बहुत सारी चीजें इकट्ठा मिलते हैं आपको। दीज आर द सिस्टम दैट एनेबल स्टोरेज, डिस्कवरी एंड रिट्रीवल ऑफ मेटा डेटा। मतलब मेटा डेटा मतलब बहुत बड़े बड़े डेटा यहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल यहाँ पे स्टोर होता है एट अ लोकल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल। मोर स्पेसिफिकली अगर कहा जाए, लर्निंग मटेरियल रिपोजिटरीज और लर्निंग ऑब्जेक्ट रिपोजिटरीज आर द सिस्टम दैट मैनेज द एक्सेस ऑफ रीयूजेबल लर्निंग कंटेंट। ऐसे कंटेंट्स यहाँ पे डाले जाते हैं जिसको बार बार यूज करा जा सकता है। crores of students can access the material, same material at the same time. New trends of openness and sharing within the learning community in the Web 2.0 age affect the design of new models for learning material repositories that reflect the social, personal, flexible, dynamic characteristics of learning and knowledge. यहाँ पे आप openly share कर सकते हो, design कर सकते हो, and it is suited to your social, personal, flexible, and dynamic characteristics of learning and knowledge. The purpose of a digital repository is not only to store catalog learning material, distribute them, but also to allow sharing and reuse. ये सिर्फ और सिर्फ आप खुद नहीं पढ़ सकते हो, इससे आप शेयर एंड रीयूज भी कर सकते हो। ऑनलाइन रिपोजिटरी के कुछ एग्जांपल है ई ज्ञान कोश, शोध गंगा, ई बुक बेस एटसेट्रा। ठीक है, एमसीक्यू पर चलें विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इन ज्ञानेस 9 स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन लर्निंग गाइडेंस इज प्रेसिडेड बाय गेनिंग अटेंशन, कंटेंट प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस, एलिसिटेशन, फीडबैक। इसे खुद पढ़िए और आंसर कीजिए। Yes, we are looking for quick answers. Okay, fine. बाकी पे आंसर कीजिए। क्वेश्चन का मतलब क्या पूछा गया था? पूछा गया था प्रिसीडेड बाय, मतलब लर्निंग गाइडेंस से पहले कौन सा स्टेप आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कंटेंट प्रेजेंटेशन। बाकी आंसर नहीं कर रहे हैं तो आंसर करने की कोशिश कीजिए सभी, ठीक है। प्रिसीडेड मतलब इससे पहले क्या आता है? कंटेंट प्रेजेंटेशन आता है। अगर प्रेसिडेंट पूछ रहा है कहीं पे भी, तो ये मान लीजिए कि उसका पिछला स्टेप क्या होगा वो पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं सीसी बाय एनडी रेफर्स टू। सीसी बाय एनडी का क्या मतलब होता है? क्रिएटिव कॉमन नॉन डेरिवेटिव लाइसेंस, क्रिएटिव कॉमन नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव लाइसेंस, क्रिएटिव कॉमन नॉन कमर्शियल लाइसेंस, नन ऑफ द अबव। कौन सा हो जाएगा आंसर? यस, वेरी क्विकली आंसर कीजिए। चलिए, वेरी गुड, कीप आंसरिंग। सीसी बाय एनडी का क्या मतलब होता है? वेरी गुड जीता एंड ईशानी, बहुत अच्छे। सो क्विकली आंसर कीजिए इसका। क्रिएटिव कॉमन नॉन डेरिवेटिव लाइसेंस, एनडी का मतलब होता है नॉन डेरिवेटिव लाइसेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 9 एलिमेंट्स टू डिजाइन इंस्ट्रक्शनल कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट गैने, हेरिंगटन ओलिवर, बीएफ स्किनर, अल्बर्ट बंदूरा। किसने इसे रिकमेंड किया था, किसने इसे डिजाइन किया था? यस, वेरी गुड जीता, ज्योत्सनामयी, ईशानी बहुत अच्छे, वेरी गुड रामेश्वरी बहुत अच्छे। सभी क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड, हेरिंगटन एंड ओलिवर इन द ईयर 2000 इसने प्रपोज किया था 9 स्टेप्स, 9 एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज अ गिफ्ट ऑफ। किसने इसे प्रपोज किया था? हेरिंगटन ओलिवर, बीएफ स्किनर, इवान पावलोव, जेबी वॉटसन। वेरी गुड, सभी का सही आंसर आ चुका है। ईशानी, ज्योत्सनामयी, जीता, रामेश्वरी, वेरी गुड। सो इट इज बी एफ स्किनर जिन्होंने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रिकमेंड किया था। यस प्रतिमा, यू ट्राई टू आंसर, वेरी गुड। ई बुक बे इज अ व्हाट? मुक प्लेटफॉर्म, हार्डवेयर, फॉस, ओपन रिपोजिटरी। ये क्या है? ई बुक बे क्या है? यस, वेरी गुड जीता। ओके, ईशानी, रामेश्वरी बहुत अच्छे। तो ई बुक बे क्या है? एक ओपन रिपोजिटरी है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। वेरी गुड प्रतिमा। So we have completed the session this mo. Thank you all. If you have any doubt, you may ask in the next class.